और अब हम आपको वो 5 बड़ी खबरें दिखाते हैं जिस पर बारीकी से हमारी नजर रहेगी इस पूरे 1 घंटे में। जिन खबरों को हम आपको दिखाएंगे तफसील से, उन पर नजर डाल लेते हैं। और पहली खबर है पीएम मोदी से जुड़ी हुई। पीएम मोदी का इंतबाह। दरअसल पीएम ने एक रैली के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स के मुतनाज़े बयानात को आड़े हाथों लेते हुए उन पर जबरदस्त हमला बोला है। दूसरी खबर यह है कि 35A पर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से धमकी दी है। और तीसरी अहम खबर आपको बताएंगे, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सीजफायर की खिलाफ वर्जी पर जवाबी कार्रवाई के दौरान 10 पाकिस्तानी फौजियों को ढेर कर दिया है। चौथी अहम खबर होगी, बनिहाल कार धमाका मामले में बड़ा इंकिशाफ हुआ है। और 5वीं अहम खबर हम जानेंगे कि अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है और किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और किस किस बैंक के जरिए करा सकते हैं। तमाम खबरें हम आपको तफसील से दिखाएंगे। इंतखाबी रैलियों के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की जानिब से लगातार मुतनाज़े बयानात आ रहे हैं। इसमें पीडीपी की महबूबा मुफ्ती भी पीछे नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को तेलंगाना में एक रैली के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अकबर लोन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुल्क को बांटने के उनके मंसूबे मोदी के रहते पूरे नहीं हो सकते। उनके अलावा बीजेपी के सदर अमित शाह और अरुण जेटली भी उमर अब्दुल्ला के रियासत के लिए अलग वजीर आजम और अलग सदर रियासत का ओहदा बनाए जाने की बात को सिरे से उन्होंने नकार दिया। पीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से रियासत में अलग वजीर आजम के ओहदे को दोबारा बहाल करने की बात कहने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और अजीम इत्तेहाद में शामिल पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए उनसे कई सवाल पूछे हैं। तेलंगाना में एक रैली को खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, क्या वजह है कि कांग्रेस की हिमायती पार्टी इस तरह की बात करने की हिम्मत दिखा रही है। उन्होंने पूछा, क्या उनका ये मुतालबा जायज है, क्या मुल्क के लोगों को ये मंजूर है। पीएम ने अकबर लोन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एनसी के एक उम्मीदवार ने वजीर आजम ने कहा कि जब तक मोदी है आपकी साजिशों को कामयाब नहीं होने देगा। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बयान दिया है कि कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। कांग्रेस के साथी पार्टी की ये मांग आपको मंजूर है? कान खोल करके सुन लीजिए। अरे चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लेकिन ये लोग लिख करके रखे, जब तक मोदी है, जब तक मोदी है आपकी साजिशों को कभी कामयाब होने नहीं देगा। मोदी देश के दुश्मनों और देश के लोगों के बीच दीवार बनकर के खड़ा रहेगा, ये लिख करके रखिए। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का बयान उमर अब्दुल्ला के बांदीपुरा में एक खिताब के दौरान दिए गए बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में दोबारा अलग वजीर आजम और सदर रियासत की सहूलत को बहाल कराएंगे। इसके बाद बीजेपी के तमाम लीडरान ने उमर अब्दुल्ला के इस बयान को हाथों हाथ लेते हुए उन पर हमला बोला। ये स्वप्न उनका कभी भी पूरा नहीं होने वाला। आज तो हम सत्ता में हैं, हम विपक्ष में भी अगर कहीं है और ऐसा प्रयास करा, किसी ने भी करा, तो कश्मीर में ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं होने देगी। कश्मीर इस देश का अभिन्न हिस्सा है, इसको कोई बदल नहीं सकता। जम्मू कश्मीर के अंदर अलग से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेना उमर अब्दुल्ला छोड़ दे। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है। आज भी वहां का संविधान अलग है, जिसकी वजह से कई समस्याएं आती हैं। ये केवल अलगाववाद की मनोस्थिति पैदा करने वाले बयान है। अगर इस प्रकार की मनोस्थिति मुख्य धारा की राजनीतिक दल करेंगे तो उन्हें यह फैसला करना है कि जब लड़ाई आतंकवाद और अलगाववाद से है पूरे राष्ट्र की, तो ये अलग मनोस्थिति क्यों निर्माण कर रहे हैं। इंतखाब के मौसम में मुद्दे भटक रहे हैं। 370 और 35A के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है और लोगों के मसाइल दूर होते जा रहे हैं।
हालांकि रियासत के लीडर बयान देकर आग लगाने का काम करते हैं और उसकी सियासी रोटी सेकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो इस बयान के बाद जाहिर सी बात है कि भूचाल मच गया है और अब इसको सियासी रैलियों में इसको लेकर एक तरह से तंज कसा जा रहा है और साथ साथ कांग्रेस से भी सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने जा रही है, उनका अलायंस है और इस लोकसभा इंतखाबात में वो साथ हैं। ऐसे में सवाल उनसे भी पूछे जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष गुप्ता साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं और उसी के साथ ही नजमू साकिब साहब हैं, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी नजमू साहब की, आप मुझे बताइए कि आखिर इस तरह के बयान जो दिए जा रहे हैं कि अगर आर्टिकल 370 के साथ कुछ किया गया तो नताइज बहुत ज्यादा खराब होंगे, और उसके साथ साथ ऐसे वक्त में जब कश्मीर एक दूसरे दौर से गुजर रहा है, इस तरह की बातें करना कि वहां पर अलग से पीएम की बात करना, ये कहां तक जायज है? देखिए, सबसे पहले हैरानकुन बात तो ये है, अगर हम इन मसलों की बात उठाते हैं तो बीजेपी हमें एंटी नेशनल कहती है। ये जो स्पेशल प्रोविजंस और स्पेशल गारंटी जम्मू एंड कश्मीर को दी, ये हिंदुस्तान का आईन देता है। जब शेख साहब इसका जो हमारे जो लीडर थे उस वक्त के, उन्होंने उस टाइम जब हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया तो इस इल्हाक की ये कंडीशंस थी। उसके बाद उन्होंने 1975 अकॉर्ड में, इंदिरा शेख अकॉर्ड के बाद जो डाइल्यूशन ऑफ पोजीशन प्राइम मिनिस्टर की, जो उसके बाद फिर शेख साहब ने एज चीफ मिनिस्टर ओथ ले लिया, वो भी हम लोगों को पता है। हमें पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही जो है स्टैंड को, जम्मू एंड कश्मीर की जो ओरिजिनल अपोजिशन थी उसको डाइल्यूट किया और जो बचा कुचा था वो राजीव फारूक अकॉर्ड ने काम कर दिया। उसके बाद जो भी डेमोक्रेसी का यहाँ पे कुछ बचा था वो तो 87 रिगिंग के बाद खत्म हुआ, वो बात भी हकीकत है। बट मसला ये है कि अगर हम लोग 35A और 370 की बात करते हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पे कोई गैर एलियन कॉन्स्टिट्यूशन या पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा है जी। ये हमारे साथ जो वायदे किए गए थे, जब हमने इलाहा किया, जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इलाहा किया हिंदुस्तान के साथ, ये तो हिंदुस्तान ने तब उनको बोला था। आज हमें क्या पता है? देखिए, हमें 70 सालों से, आपको ये बातें तब क्यों नहीं याद आई थी जब आपने बीजेपी के साथ? हम 70 सालों से सिर्फ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का डिसीजन क्यों कर रहे हैं? हमारे आपकी शायद याददाश्त कमजोर होगी, बट आपकी याद दहानी के लिए, आपकी याद दहानी के लिए मैं आपको याद दिलाऊं, एजेंडा ऑफ अलायंस ने दस्तखत किए हैं कि आर्टिकल 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, 35A के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और इसके अलावा आफ्सपा और पीएसए पे भी बात की जाएगी। ये तो बीजेपी ने दस्तखत दिए हैं हमें। आप क्या बोल रहे हैं हम भूल गए? हम अपना एजेंडा कभी भूले नहीं। हमने जब गवर्नमेंट में थे तब भी हमने सीज फायर की बात की, जब हम गवर्नमेंट में थे तब भी हमने 12,000 बच्चों को छुड़ाने की बात की, तब भी हमने हुर्रियत के साथ डायलॉग की बात की, और डायलॉग पे, इंटरनल डायलॉग, हुर्रियत के साथ डायलॉग और पाकिस्तान के साथ डायलॉग, इस पे बीजेपी ने दस्तखत दिए हैं, और आज हमें वो इंटरनेशनल कहता है। ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस उनको छोड़नी पड़ेगी, ये दोगलापन उनको छोड़ना पड़ेगा। बट साथों साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जिम्मेदार है, आज जो कश्मीर में खून बह रहा है, जिसके जिम्मेदार है 1987, अगर कश्मीरी नौजवान ने कोई गन उठाया, इसने कभी मजहब के नाम पे गन नहीं उठाया, इसने गन उठाया 1987 में जब इसका डेमोक्रेटिक राइट छीना गया, और उसकी जिम्मेदार यार नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है 1953 पोजीशन, ये तो 2010 में इन्होंने SMS बैन नहीं उठा पाए, इन्होंने अफजल गुरु को जो है मुंह से गांठ उतार दिया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से शोभा नहीं देता। बट हालांकि ये चीजें जो है स्पेशल प्रोविजन हमारे हैं, ये हिंदुस्तान ने हमें गारंटी दी है। अफजल गुरु को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं अफजल गुरु के बारे में? इज ही योर हीरो? It was a travesty of justice. It was a travesty of justice कि आप 20-25 नंबर से उठा के एक नंबर पे इलेक्शन के टाइम पे आप किसी को फांसी लगा देंगे। आज राजीव गांधी के किलर, उनके साथ क्या किया गया? आपको इसका अफसोस हमें वो भी बताइए ना, हमें उसका जवाब दे दीजिए ना। उनको आप बार बार बेल कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप अफजल गुरु को टेररिस्ट मानते हैं, नहीं मानते हैं? आपको इसका अफसोस है? माओइज्म इंडिया में 98 डिस्ट्रिक्ट, माओइज्म इंडिया में 98 डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे आर्मी क्यों नहीं डिप्लॉयड है? आप कश्मीर के टाइम क्यों आर्मी डिप्लॉयड की है? आपने गैरिसन बना दिया है कश्मीर को।
आप कश्मीर की सियासत करते हैं, कश्मीर की बात करिए, कश्मीर के इशू पर बात करिए। कश्मीर की ही हम लोग बात कर रहे हैं। ये डुप्लिसिटी ऑफ स्टैंड क्यों? यहां पे क्यों मारने, यहां पे कश्मीर पे खून पे आप क्यों सियासत करते हैं? हिंदुस्तान आज कभी हमारे स्पेशल आइडेंटिटी पे अटैक होता है, कभी जो हमारी जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, इस पे अटैक होता है। आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, ये वाज़ेह करें अपना स्टैंड। जब आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ऐसा करता है, आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। हम लोग ये प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्राइंड है। क्या आप ये भूल रहे हैं? आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, 35 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। क्या आप ये भूल रहे हैं? क्या कोई पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है? ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। मैं आपसे यही तो सवाल पूछ रही हूँ। जब आप हिंदुस्तान हिंदुस्तान कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग, मैं आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ कि क्या आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? जब आप इस तरह की बातें करते हैं, क्या आप उसका आईन नहीं मानते हैं? क्या आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलते हैं? उस मुल्क में आप नहीं रहते हैं क्या? हमने हिंदुस्तान का, आप बात समझ नहीं रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ हमने इलाहा कुछ कंडीशंस पे किया था और उन कंडीशंस के साथ आज छेड़छाड़ की जा रही है। अगर वो छेड़छाड़ की जाएगी, आर्टिकल 370 और 35A हटाया जाएगा, तो कंडीशन जो एक्सेशन है इट विल स्टैंड नल एंड वॉइड। मनीष जी देखिए, जैसे कि मैं इनकी बातें समझ पा रहा हूं, ये कह रही हैं कि ये भारत के हिंदुस्तान के संविधान की धारा 370 से अटैच्ड हैं, यानी कहीं ना कहीं ये भारत के संविधान को मानते हैं, ऐसा ये स्वीकार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा ही नहीं, हमारे सर का ताज है जी। अब ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम बहुल स्टेट हो गया। ये हिंदू मुस्लिम वाली बात आ क्यों जाती है? इन्हें आज ये याद आ रहा है कि मुस्लिम बहुल स्टेट है। कल जब कश्मीरी पंडितों की हत्या ये किए जा रहे थे, इनके बच्चे, आप बीच मत बोलिए, बीच मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। बात तो उन्होंने की, मेरी बात, उन्होंने अली और बजरंग बली के नारे दिए। बीच मत बोलिए, अभी मैंने बात नहीं की है, आप बीच मत बोलिए। उनसे पूछिए, अब ये सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। अब देश में क्या है, जो हर बात पे, अब देश में राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की ऐसी हवा चल रही है कि जिसमें सेपरेटिस्ट लोग परेशान हैं। जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया सरकार बनाने को, तो इनके मन में एक लालच था कि हमारी नेता श्री महबूबा मुफ्ती जी मुख्यमंत्री बन जाएंगी। उस समय इनका एकमात्र एक ही उद्देश्य था, मुख्यमंत्री बनना, किसी तरीके से जम्मू कश्मीर की सत्ता पर काबिज हो पाना। वो आप बीजेपी वालों से पूछिए। बीच मत बोलिए, मैं बीजेपी से नहीं हूँ, बीच मत बोलिए, वो श्यामा प्रसाद बीच मत बोलिए। अब कुर्बानी दी थी, अब जब बीजेपी ने इनको लात मार दी है, और जब इनको ऐसा महसूस होने लगा है कि अब सही सलामत तरीके से देश में चुनाव होने जा रहे हैं, तो और दो राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो लड़ रही हैं। मुझे बता दीजिए, उनसे सवाल पूछिए। आप बीच मत बोलिए, बीच में बोलना बंद। आप जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था ना, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं तो आप चुप रहिए। ओके साकिब साहब, मेरे डिबेट का ये फॉर्मेट नहीं है। मैं आपको पूरा मौका दूंगी अपनी बात रखने का, अगर आपकी बात जायज होगी तो। मेरी बात का एक आप जवाब दीजिए। इससे पहले भी आपने पॉलिटिक्स ऑफ कन्विंस किया, आपको पता था हमेशा से बीजेपी का स्टैंड क्या है, 35A को लेकर, 370 को लेकर आपको हमेशा से पता था। अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो उसने अपनी मैनिफेस्टो तक में लिखा था, उसके बावजूद भी आपने उनके साथ हुकूमत बनाई। मुझे बताइए कि कल से फिर से आपका प्यार तो नहीं उमड़ेगा बीजेपी को लेकर? देखिए, आपको मैं फिर से दोहराऊंगा, ये बात दोहराऊंगा। बीजेपी ने एजेंडा ऑफ अलायंस में दस्तखत दिए। 35A के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। को अब मैं बोलता हूं, इस पे बात की जाएगी, जब मैं बोलता हूं हुर्रियत के साथ बात होगी, इंटरनल सीज फायर होगा। इस पे बीजेपी ने दस्तखत दिए। क्या ये लोग भूल रहे हैं? आज एंटी नेशनल तो ये हैं, ये तो दोहरापन, पॉलिटिक्स ऑफ हिपोक्रेसी करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस ये लोग करते हैं। हमने बात तब भी वही की थी, आज भी वही बात करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है और इस पॉलिटिकल इशू का सलूशन हमें ढूंढना है। उसके एक्सटर्नल डायमेंशन है, उसका इंटरनल डायमेंशन है, उसको सॉर्ट आउट करना है। क्या किया आपने कश्मीर के मसले को हल करने के लिए? आपने क्या किया? पॉलिटिक्स है, साहब, ये लोग हैं जो अपनी रैली को बंद करिए जरा।
इस देश को बताना चाहते हैं, बंद करिए जरा और हरामजादे की बात करते हैं। चुनावी रैली को बंद करिए अपनी। ये तो गद्दार है। साहब मेरा सवाल लीजिए आप जरा, का माहौल कर रहे हैं। सवाल लीजिए मेरा, अपनी चुनावी रैली बंद करिए जरा, अपनी चुनावी रैली बंद करिए जरा और मेरा सवाल लीजिए। आप ये मुझे बताइए कि कश्मीर के मसले को हल करने के लिए आपने किया क्या? आप मुझे बताइए क्या किया आपने? आपने सिर्फ सियासी रोटियां सेकी और हर पार्टी सिर्फ यही कर रही है। और अगर कोई मरता है तो मासूम कश्मीरी मरते हैं। हमने 2003 में जब गवर्नमेंट मुफ्ती साहब की थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजेपी के जो आरएसएस के प्रचारक थे, बीजेपी कंट्री के प्रधानमंत्री थे, क्या उन्होंने पाकिस्तान के साथ बात नहीं की? और जब उन्होंने की, क्या कश्मीर में अमन आया कि नहीं आया? आप उसका जवाब दे दीजिए। हम बीजेपी के साथ जब हमने अलायंस किया, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है, हमने अलायंस इसलिए किया कि बीजेपी पाकिस्तान के साथ बात करेगी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी नवाज शरीफ के पास गए, वो खुद पाकिस्तान गए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ बात की। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेशनल हुए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपना इंटरनल इश्यू सॉल्व करने के लिए वो नेशनल हुए, हमने शारदा पीठ की बात की, वो इंटरनेशनल हुए। मेरी बात सुनिए जब मुजफ्फराबाद रोड खोला, अपना मसला हल करने के लिए हमें पाकिस्तान की जरूरत है। हमें पाकिस्तान को पार्टी बनाना पड़ेगा अपना मसला हल करने के लिए। देखिए बुशरा जी, तो फिर इनकी समस्या दूसरी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए दिन रोज क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान रिस्पांसिबल है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जो मेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं लोगों को? वो आए दिन प्राइम मिनिस्टर, हमारे गृह मंत्री, बीजेपी के सारे नेता बोलते हैं देखिए पाकिस्तान रिस्पांसिबल है फॉर द मेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, देखिए देश की कश्मीर की समस्या ये है कि यहाँ पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड जब आतंकवाद लगातार देश में आता रहा, जिसके लिए माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रयास किया कि वार्तालाप करके ये आतंकवाद की एंट्री बंद हो कश्मीर के अंदर, वो नहीं माने। नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने भी एक बार फॉर्मल प्रयास किया कि मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए ऐसा प्रयास करता हूं कि कहीं मेरे जाने से, मेरे पाकिस्तान जाने से अगर पाकिस्तान में आतंकवाद रुकता हो तो एक बार मुझे ऐसा करना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया, लेकिन जैसे ही उन्हें यह महसूस हुआ कि ये पाकिस्तान की जो नीयत है ये ठीक नहीं है, ये कभी नहीं मानेगा, उसके बाद उन्होंने जो स्टैंड लेना शुरू किया, आतंकवादियों की जिस तरह धरपकड़ तो छोड़िए, लगातार इन मुठभेड़ में मारे जाने की जो घटनाएं होने लगी, जैसे जैसे कश्मीर आतंकवादियों से खाली होने लगा, इन राजनीतिक पार्टियों की जो इन आतंकवादियों का नाम का सहारा लेकर कश्मीरियों को, भोले वाले कश्मीरियों को इधर उधर की बातें बनाकर उनको वोटों के रूप में कन्वर्ट करके अपनी राजनीतिक फसलें काट रहे थे, उनके लिए परेशानी का वक्त आ गया है। फिर चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, फिर चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, अब उनके पास विकास का कोई एजेंडा ही नहीं बचा। आज वो कह रहे हैं कि बस कैसे करके हमारी 370 को मेंटेन करो। फिर उसके बाद तालिबान के साथ बातें की। अरे छोड़िए जनाब, मेरे साथ क्यों प्रिया झूठ सेठी बोल जुड़ रहे गई हैं, हैं? वो तो तालिबान के साथ बिरयानी खा रहे थे उसके बाद। जी एक मिनट साकिब साहब, मैं आपके पास लौटूंगी। प्रिया सेठी मेरे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। प्रिया जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर पीडीपी के स्पोक्स पर्सन नजमो साकिब साहब हैं और वो आप पे इल्जाम ये लगा रहे हैं कि जब उन्होंने एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया था तब आपने इस बात पे दस्तखत किए थे, जब उनके साथ आपने हुकूमत बनाई थी, कि 35A को लेकर और 370 को लेकर आप कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे। तो फिर अब ये सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है? मैं पहले तो धन्यवाद करती हूँ आपका, जो आपने बुलाया है जी। और देखिए, पीडीपी का तो स्टैंड ही नहीं है कोई। वो कभी कहती है कि आर्टिकल 35A के लिए हम इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, और कभी वो कहती है कि 35A खतरे में, इसलिए हम इलेक्शंस में आएंगे। तो मुझे लगता है कि जो डबल स्टैंडर्ड रहा है इन लोगों का, और जिस तरह से एजेंडा ऑफ अलायंस स्विच किया गया, और मुझे बताएं कौन सी बातों पे ये खरा उतरे। और बीजेपी तो हमेशा से ये कहती है कि हमारे ये कोर इशू है जिसके अंदर 35A भी हटेगा और 370 को भी हटा रहा है। कल तो हमारे
अध्यक्ष अमित शाह जी ने भी इसके ऊपर एक दे दिया है। जब इनकी नेता जो है पीडीपी की नेता, जो इनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा है, पूर्व में चीफ मिनिस्टर साहिबा महबूबा मुफ्ती, जब वो ये कहती है कि भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो हम ये जवाब दे रहे हैं कि भाई उस धरती के ऊपर कश्मीर के अंदर सिर्फ आप नहीं है भारत का झंडा उठाने वाली, यहाँ पर बहुत सारे नेशनलिस्ट लोग भी हैं जो भारत का झंडा उठाएंगे भी और भारत माता जय बोलेंगे भी। जी, लेकिन प्रिया जी, बहुत अजीब सी बात है कि जब आप साथ में होती हैं तब आप इस तरह की कोई बात नहीं करती हैं, लेकिन जब आप उनसे उनका साथ खत्म हो जाता है और जब आप उनसे अलायंस खत्म कर देते हैं तब आप इन तमाम मुद्दों को उठाते हैं। सवाल ये उठता है कि आपके लिए तब ये मुनासिब था और अब मुनासिब नहीं है। नहीं, अलायंस हमने खत्म किया है उनके साथ। हम 3 साल सरकार में थे, 3 साल और हम सरकार में रह सकते थे, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट, इंटरनल सिक्योरिटीज, एक्सटर्नल सिक्योरिटीज को ताक पे रखा जाता है, जब यूनिफाइड कमीशन, जब यूनिफाइड जो आर्म्ड के ऊपर अध्यक्षा ये चीफ मिनिस्टर करता है, उसके अंदर गलत डायरेक्शन दी जाती है, जब एक कम्युनल एक एजेंडे को लेकर हमारे लोगों को, ट्राइबल के ऊपर, गुजरों को, अपने हर एक को डिवाइड करने की कोशिश की जाती है, तो ये फिर एक स्टैंड लेना बिल्कुल इसे ही पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं कि जब जिस तरह से आपको सूट करे आप उस मुद्दे को उठाएं, और जब आप इख्तिदार में हो तो उस मुद्दे को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दें, क्योंकि तब आपको वो सूट न करे। और लगातार जो बयान दिया है उमर अब्दुल्ला ने, उसको लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने आज फिर से कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। साजिश का हमें मुकाबला करना है आज, वो बीजेपी, आरएसएस और उनके दोस्तों की रचाई हुई साजिश है। तो उसी आईन का हर्फ लेते हैं जिस आईन में ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर का अपना नक्शा होगा, जम्मू कश्मीर का अपना झंडा होगा, जम्मू कश्मीर का अपना आईन होगा, और उस आईन के तहत हमें अपना वजीर आजम और अपना सदर रियासत होगा। अरे 1965 तक तो यही हाल था। हम कौन सी नई बात कर रहे हैं? जिसका नाम लेके मोदी साहब कांग्रेस को ताने देता है और कहता है कांग्रेस आपने नरसिम्हा राव को क्या किया। क्या उसी नरसिम्हा राव का वादा नहीं था जम्मू कश्मीर और इस मुल्क के लोगों के साथ कि आजादी से कम आप आसमान मांगो, हम आपको आसमान भी दे देंगे। चाहे हमें अदालत में लड़ना हो, चाहे हमें पार्लियामेंट में लड़ना हो, चाहे हमें असेंबली में लड़ना हो, चाहे हमें सड़कों में क्यों ना लड़ना हो, ये हमारी पहचान है और ये हमें विरासत में मिली। कविंद गुप्ता ने उमर अब्दुल्ला के रियासत के लिए अलग वजीर आजम और सदर रियासत की मांग को अफसोसनाक करार दिया। के दादाजी ने भी मांगा था, वो 18 साल जेल में रहे थे, वो खुद सोच लें कि उनका क्या विचार है। अगर इस प्रकार की, ये भारत इसको स्वीकार नहीं करता, इस प्रकार की अलगाववाद की जो मानसिकता है वो दिन जा चुके हैं। वो कांग्रेस का राज था, भारतीय जनता पार्टी का राज है, और भारत की सेना कुछ भी कर सकती है। पाकिस्तान ने अगर कोई भी एक्शन किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सदर अमित शाह के 35A को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए एक बार फिर से धमकी दी है। महबूबा मुफ्ती ने 35A पर अपने पुराने बयान को दोहराते हुए कहा कि 35A रियासत और मुल्क के बीच एक ब्रिज है। उन्होंने कहा कि भले ही हमने हिंदुस्तान के तिरंगे को थामा है, लेकिन बीजेपी ये भूल जाए कि वो 370 हटाएंगे। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि ऐसा न हो कि ये तिरंगा सर पर ही नहीं बल्कि कंधों पर भी ना रहे। वो कुपवाड़ा में एक रैली को खिताब कर रही थी। तो महबूबा मुफ्ती जैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जो हिंदुस्तान की आईन की कसम खाते हैं, जो जम्मू कश्मीर की आईन की कसम खाते हैं, हमको भी सोचना पड़ेगा कि हमने क्या करना है, क्योंकि हमने हिंदुस्तान का झंडा यहाँ थामा है। अगर आपने 370 के साथ हाथ लगाया तो ये झंडा हमारे हाथों में भी नहीं रहेगा, हमारे कंधों में भी नहीं रहेगा। मैं वार्निंग देना चाहती हूँ, ये जो इस वक्त निकले हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन का फिर से लड़ो। जहां एक तरफ रिफ्यूजी अपनी अनदेखी किए जाने से और उनकी परेशानियों का हल न किए जाने से सरकार से नाराज है, यही वजह है कि जम्मू में रेफ्यूजीज की जमात ने खुद कई बड़ी पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं पीओजे के
डिस्प्लेस्ड फ्रंट, जो कि 1947, 1965 और 1971 के रेफ्यूजीज ने चुनाव में मोदी को अपनी हिमायत देने का फैसला किया है। जम्मू में एक एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि हालांकि उन्हें सरकार की तरफ से दी गई माली रकम पूरी नहीं दी गई, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि मोदी ही उनके मसाइल को हल कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने चुनाव में मोदी को हिमायत देने का फैसला किया है। आज हम बिल्कुल पीसफुल रैली कर रहे हैं, क्योंकि अभी लोकसभा का इलेक्शन आ चुका है, बिगड़ बच चुका है, और मैं एक बहुत बड़ा संदेश अपनी रिफ्यूजी बिरादरी, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों और दूसरे भाइयों से ये दरख्वास्त करता हूं कि आप सभी इकट्ठे होकर देश की आन बान इज्जत के लिए और इस दफा फिर मोदी जी को समर्थन दें, उनको जिताएं ताकि देश का भला हो। कांग्रेस ने आज 2019 के आम इंतखाबात के लिए अपनी मैनिफेस्टो को जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो पर बीजेपी ने संगीन इल्जाम लगाए हैं और इसे मुल्क के लिए खतरा करार दिया है। तो वहीं एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने मैनिफेस्टो का इस्तकबाल किया है। ये हमारा जो एजेंडा ऑफ अलायंस बीजेपी के साथ था, जिसमें था रिव्यू ऑफ रिवोकेशन ऑफ एस्पा, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस सिविलियन एरियाज है उनको वहां से वापस ले जाना, डायलॉग करना, उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं सेपरेटिस्ट के पाकिस्तान के साथ। तो ये सारी वही चीजें हैं जो पीडीपी और बीजेपी के एजेंडे में थी। मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने इन चीजों को आज अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया। ये इस किस्म की जो तोड़ फोड़ हो रही है, जो क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, जो एनआईए के जरिए भी काफी कुछ हैरेसमेंट हो रही है, मुझे लगता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये इलेक्शन जो 2019 है तब तक ये हैरेस। और अलहदगी पसंदों के इमलाक जब्त किए जाने के मामले पर महबूबा मुफ्ती ने एक सवाल के जवाब में कहा कि गिलानी के इमलाक को जब्त करना अमित शाह ने जैसा कहा कि उसके मुताबिक हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एनआईए का इस्तेमाल करके किसी की इमलाक को जब्त करना सरासर जमहूरियत के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रायगा नहीं जाएगी, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। ये इस किस्म की जो तोड़ फोड़ हो रही है, जो क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, जो एनआईए के जरिए भी काफी कुछ हैरेसमेंट हो रही है, मुझे लगता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये इलेक्शन जो 2019 है तब तक ये हैरेस किया जा रहा है। कल मैं खुद सुन रही थी, ये जो प्रेसिडेंट है बीजेपी के, वो कह रहे थे कि हम बहुत ही कठोर तरीके अपना रहे हैं जम्मू कश्मीर में, यानी कि वो पूरे मुल्क को दिखाना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में बहुत टफ है। इसीलिए गिलानी साहब की प्रॉपर्टी को अटैच करना, मीरवाइज साहब के ऊपर एनआईए का रेड करना, ये सब उसी का हिस्सा है। वोट शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कारकुनान से खिताब किया। खिताब के दौरान अमित शाह को उन्होंने निशाना बनाया और कहा कि अमित शाह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि आर्टिकल 35 से रियासत जम्मू कश्मीर के बीच एक पुल है, जिसे तोड़ने की कोशिश जो भी करेगा वो गिर जाएगा। हम इसका तहफ्फुज करना जानते हैं। हिंदुस्तानी आर्मी ने सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से जारी लगातार गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। जराये के मुताबिक हिंदुस्तानी आर्मी ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कम से कम 10 फौजियों को मार गिराया है। पाकिस्तान ने भी 3 फौजियों के मारे जाने की बात कबूल की है। आपको बता दें कि पीर को भी पाक ने पुंछ के शाहपुर, किरनी, कस्बा, मंधार, माल्टी, दिगवार और मनकोट सेक्टर में हिंदुस्तानी चौकियों और रिहायशी इलाकों पर शदीद गोलीबारी की थी। इसमें एक बीएसएफ का इंस्पेक्टर शहीद हो गए थे, एक बच्ची और एक खातून की भी मौत हो गई थी। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान की तबाही को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर F-16 लड़ाकू विमान की तरह झूठ बोल रहा है और पाकिस्तान ने माना कि उसके 3 सैनिक भारत की जवाबी कार्रवाई में मारे गए, पर जबकि कार्रवाई से पाकिस्तान सेना के 10 सैनिक मारे गए और 12 सैनिक जख्मी हुए हैं।
उधर पुंछ जिले के कई सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से मनकोट सेक्टर में गोलीबारी रात भर चलती रही। इस गोलीबारी में 5 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। एक खातून की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मेंढर के मनकोट और बलनोई में रिहायशी इलाकों में घरों पर पाकिस्तान के मोर्टार गिरे, जिससे 5 अफराद जख्मी हो गए और एक खातून की मौत हो गई। जख्मियों को मेंढर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया, जिससे में उन्हें शुरुआती इलाज के बाद संगीन हालात देखते हुए राजौरी के जिला अस्पताल रेफर किया गया है। गोलाबारी तो आज सुबह 11-12 बजे से ही स्टार्ट थी, जैसे पुंछ में भी थी और हमारे जो मेंढर है इसमें नीचे सागरा, दबड़ाज, मनकोट वगैरह इस एरिया में थी। अभी हालात बहुत इतने खतरनाक चल रहे हैं कि कहने की बात नहीं। गोलाबारी बहुत हो रही है। हम अभी 2 घंटे से गोलाबारी में फंसे रहे और 2 घंटे से वहाँ पर जाम इतना गोला का लग रहा था, कहने की बात नहीं। तो बस हम बंदे निकाल के लेके आए हैं, अभी 3 बंदे निकाल के यहाँ पर ले आए। ये जो सीज़ फायर वायलेशन हुआ है, इसमें जो है तकरीबन जो है 4 जो लोग हैं वो इंजर्ड हुए हैं और इसमें एक कैजुअल्टी हुई है। जैसे सीज़ फायर वायलेशन शुरू हुई, जो हमारी जो पुलिस की टीम्स हैं और जो डॉक्टर्स की टीम है वो मौके पे गई और वहाँ पे जाके जो भी इंजर्ड लोग थे उनको जो है वहाँ से इवैक्यूएट करके जो है हॉस्पिटल पहुँचाया गया। हॉस्पिटल के में उनको जो इलाज करने के बाद उनको जो है राजौरी में रेफर किया गया है। तो सर पुलिस टीम्स जो है वो भी अभी रेडीनेस में ही है कि कहीं अगर कोई इंजरी होती है या कुछ होता है तो उसके लिए पुलिस टीम जो है वो रेडी है। पुंछ में सरहद के पास कल पाकिस्तान की तरफ से की जा रही लगातार फायरिंग में शहीद हुए बीएसएफ के इंस्पेक्टर टी एलेक्स और लालमिन लुन को आज जम्मू के बीएसएफ हेडक्वार्टर में खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर बीएसएफ के आईजी जम्मू फ्रंटियर नरेंद्र सिंह जम्वाल के अलावा बीएसएफ और पुलिस के कई बड़े अफसरान ने शहीद जवान को खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। गौरतलब है कि कल सरहद पार से पाकिस्तान की फायरिंग में एक खातून और एक 5 साल की बच्ची की मौत हो गई थी और दर्जन भर लोग जख्मी भी हो गए थे। यह वही फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमारे कई जवान भी जख्मी हो गए थे, जिनमें से इंस्पेक्टर टी एलेक्स लाल मिल्लुन भी थे, जो इलाज के दौरान शहीद हो गए थे। इस मौके पर शहीद अमर रहे के नारे लगते रहे और शहीदों को सलामी दी गई। युवा साथी की शहादत हो गई। ऐसा दुर्भाग्य से जो मोर्टार है वो उसी पोजीशन में गिरा और उसके स्प्लिंटर इनके बॉडी के सॉफ्ट आर्गन में लग गए, जिससे ब्रीदिंग कारण इनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ, इसके लिए वी आर वेरी सॉरी। सर, हमारी रिटेलिएशन कैसी है सर पाकिस्तान की? हमारी रिटेलिएशन बहुत अच्छी और जो बिफिटिंग रिप्लाई होना चाहिए हम लोग दे रहे हैं। तैयारी पर्याप्त है। वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं और हम लोग जब करारा जवाब बिफिटिंग रिप्लाई दे। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में पुलवामा की तर्ज पर हमले की साजिश थी। पुलिस ने बनिहाल ब्लास्ट मामले के अहम मुलजिम को वारदात के 36 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ में कई तरह के इंकशाफात हुए हैं। बनिहाल में पुलवामा की तर्ज पर आतंकी हमले की साजिश थी। आतंकी वारदात की जगह पहुंचने में कामयाब हो गए, ब्लास्ट किया, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो गई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी के मुताबिक जिस कार में ब्लास्ट हुआ था उसके ड्राइवर को गिरफ्तार होने के बाद पूछताछ में ओवैस अमीन ने अपने टेरर कनेक्शन की बात कबूल की। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपी ओवैस अमीन ने खुलासा किया है कि हैंडलर्स ने फोन पर उसे काफिले के पास एक बटन दबाने के निर्देश दिए थे। वारदात के वक्त आरोपी कार में अकेला था। कार में ब्लास्ट करने के बाद वो फरार हो गया। Since our investigation is at very preliminary stage, we are working on certain leads that is given to us. शनिवार को बनिहाल के पास हुए ब्लास्ट में सीआरपीएफ की एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी। इस घटना के बाद ही पुलिस ने इसके आतंकी कनेक्शन की पड़ताल शुरू की। वारदात के 36 घंटे के अंदर ही पुलिस ने शोपिया निवासी ओवैस अमीन नाम के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। बुलेटिन में फिलहाल ये रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। अब एक ऐसी खबर जो हमारे किसी रिपोर्टर ने नहीं बल्कि खुद मकामी लोगों ने शूट करके भेजी है। दरअसल जब इंतजामिया के ओहदेदारों तक उनकी बात नहीं पहुंची तो उन्होंने हमें ये वीडियो शूट करके भेजा और गुजारिश की कि उनकी आवाज ओहदेदारान तक पहुंचाई जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्कूल के पास ही बिजली के तार गुजर रहे हैं। ये तार दरख्तों से होकर गुजर रहे हैं और काफी नीचे लटके हुए हैं, जिससे कभी भी कोई बुरा हादसा पेश आ सकता है। बच्चों ने वीडियो के जरिए महकमा पीडीडी से मदद मांगी है। हमारे स्कूल के मैदान के ऊपर बिजली तार है, जिससे तमाम बच्चों को खतरा लगता है। इसलिए हम महकमा पीडीडी से अपील करते हैं इसको यहाँ से हटाया जाए। बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ की सालाना यात्रा के लिए आज से एडवांस रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन को लेकर अकीदतमंदों में काफी जोश नजर आया। पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांचेस में सुबह 11 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, जबकि जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांचेस में दोपहर 3 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। अमरनाथ की यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है, जो 15 अगस्त तक जारी रहेगी। देश में 32 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और यस बैंक की 440 ब्रांचेस में यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। ऐसे है जो इच्छुक यात्री जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं, उनके लिए हमने एक डेडिकेटेड काउंटर और डेडिकेटेड स्टाफ इस पर्पज के लिए रखा हुआ है। यात्री को शाखा में आके एक सिंपल फॉर्म उसमें उसका अपना विवरण, यात्रा का विवरण उसमें डालना होगा और उसको एक कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रा द्वारा जो अप्रूव्ड है और उनके अप्रूव्ड डॉक्टर ये इसको इशू करते हैं। तो ये 2 फॉर्म उसको ब्रांच में देने होंगे और 100 रुपए की रजिस्ट्रेशन फी जो है यात्री को ब्रांच में जमा करनी होगी। मैं आपको इस 2019 की जो वार्षिक अमरनाथ यात्रा है इसके लिए सबको शुभकामना देता हूँ और मेरा और हमारे परिवार का और मेरे मित्रों का यही प्रयत्न रहता है कि हम लोग पहले दिन यात्रा करें। तो इस मतलब भी हमारा पहला दिन ही मुनक्किद हुआ है और 1 जुलाई 2019 को हम बालताल के जरिए यात्रा करेंगे। जम्मू के रामबन जिला अस्पताल रामबन के बाहर एक स्टोर में लगी खतरनाक आग के बाद 3 धमाके होने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जहां अस्पताल के अंदर भर्ती मरीजों को दूसरी इमारत में शिफ्ट किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और सिविल सोसाइटी रामबन के रुकन मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने किया। इसके अलावा डीसी रामबन शौकत एजाज भट्ट और पुलिस अफसरान भी मौके पर पहुंचे। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू अब पा लिया गया है। नुकसान हो गया जनाब, बर्फ पड़ी, बर्फ की वजह से ये कनक हमारी जमीन जो है ये बिल्कुल रह गई। नीचे हमारी कनक भी, घास भी, ये सब सब्जार तो है मगर बीच में है ही कुछ नहीं इसके है। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? डिपार्टमेंट के अगर हमको मदद कोई चाहिए करेगा, हमारे कोई करते ही नहीं कोई मदद। तो लेकिन हम परेशान हैं, हमको कोई इधर देखते ही नहीं। हमारे बहुत स्लाइड है, परेशानी है, हमारे जिम्मेदार लोग परेशान हैं। और फसल हमारा जो है हर साल हमारा फसल वीरान हो जाता है, घुंड बीमारी वीरान हो जाती है। इसके लिए ना कोई हमें खाद देता है, ना कोई अच्छा बीज देता है। कभी कभार अगर बीज आ गया खुशकिस्मत से किसी ने दे दिया तो वरना हम दुकानों से और स्टोरों से लेकर मजबूर होकर, क्योंकि यहाँ कंडी एरिया है हमारा। आप देखिए ये माँ कोंड का इलाका है, संगलदान का, ठठार का है, बड़ा कोंड है, फबड़ावत है, अशमार है, अड़ोग है। ये सारा इलाका इस साल बर्फ पड़ी, उस बर्फ से हमारी तमाम फसल और हमारे बाग वीरान हो गए और तबाह हो गए। जी मौसम बहार ने तो दस्तक दे दी है, बाहर आमद और खजान रफ्त, मगर जहाँ तक महकमा जात का ताल्लुक है हमारे लिए किसानों के लिए कोई भी सहायता नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग बड़े दुखी हैं। क्योंकि गूल और संगलदान, ठठारका वगैरह इन सबको नज़रअंदाज किया जाए। इस गूल ब्लॉक वादी गूल संगलदान जो है हमारा एरिया है, अल्लाह के फजल से इतना खुश नसीब है हम जो हमें ये मिला है। लेकिन इसमें हरियाली जो आम तौर से आप दिखाई दे रही है, ये आप मुझे लगता है कि ये
जो होनी चाहिए वो इस हिसाब से नहीं है। परिपुरा ममोत्सा के रहने वाले असदुल्ला भट्ट की फैमिली ने लोगों से अपील की है कि उनके बेटे जो कि गुज़िश्ता 22 मार्च से गुमशुदा हैं, उनकी तलाश में मदद करें। जी मीडिया से बात करते हुए अपने बेटे जान मोहम्मद भट्ट के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वो 22 मार्च को घर से निकला था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। घर वालों का जुदाई में रो रो कर बुरा हाल है। असदुल्ला भट्ट ने कहा कि उन्होंने गुमशुदगी की इत्तला पुलिस में दर्ज करा दी है लेकिन अभी तक बेटे का पता नहीं चला है, इसलिए हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो हमारी मदद करें। भाई है जो वो 22 मार्च को सुबह 7 बजे निकले थे यहाँ से घर से, लेकिन तब से उनका कहीं पे भी पता नामो निशान नहीं है। तब से वो घर नहीं आए हैं। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं उनको उनसे अपील है मेरी कि अगर आप उनको कहीं भी देख रहे हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज प्लीज अगर आपने कहीं भी उनको देखा है या अगर वही मेरी बात सुन रहे हैं प्लीज वो घर आ जाए। मोहम्मद भट्ट है, मैं मामूसा पटन का रहने वाला हूँ। वो क्या है कि मेरा भाई जिसका नाम जान मोहम्मद भट्ट है वो 22 मार्च 2019 से लापता है। वो उस दिन जुम्मा के दिन सुबह 7:30 बजे के आसपास घर से निकला था और उसके बाद 1:45 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद आज तक उसके बारे में कोई कुछ पता ही नहीं है। वो कहाँ है क्या है हमें कुछ पता ही नहीं है। हमने 24 घंटे वेट करके हमने ये सोचा शायद घर आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जब वो घर नहीं आया तो हमने पुलिस स्टेशन पटन में ये मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद पुलिस भी आज तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है लेकिन उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और अब चलते चलते आपसे एक जरूरी अपील। जी मीडिया सभी मुल्क वासियों से अपील करता है कि 11 अप्रैल को शुरू हो रहे लोकसभा इंतखाबात में वोट जरूर करें। बेदार बने और अपने घर वालों को, दोस्तों को, सभी जानने वालों को भी बेदार करें। ये आपको ख्याल रहे कि अब की बार वोटिंग की लाइन ना टूटे, कोई मतदाता ना छूटे।